अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लॉविट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अपनी पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की प्रीवियस वीडियो में हमने डिप्लोमेटिक एजेंट्स को डिस्कस किया था कि इनसे क्या मुराद होता है बैनुल अक़वामी कानून में। और अपनी आज की वीडियो में हम जो है काउंसलर्स को डिस्कस करेंगे कि इंटरनेशनल लॉ में काउंसलर्स से क्या मुराद है। दरअसल काउंसलर और जो डिप्लोमेटिक एजेंट्स हैं ये रिलेटेड टर्म्स ही हैं, लेकिन इनके थोड़े फंक्शन जो है डिफरेंट होते हैं। और इस तरीके से कि जो डिप्लोमेट्स हैं, डिप्लोमेटिक एजेंट्स हैं, उनके फंक्शंस रेगुलेट होते हैं वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस, जो कि 1961 में आई थी हमारे पास। फिर उसके बाद जो है जो काउंसलर रिलेशंस होते हैं उनको रेगुलेट किया जाता है वियना कन्वेंशन ऑन काउंसलर रिलेशंस 1963। तो ये दो अलग अलग कन्वेंशन हैं जिनके तहत इनके फंक्शंस वगैरह वो सारी चीज़ें रेगुलेट होती हैं। अगर हम इनकी नेचर की बात करें ऑफिस की, तो बिल्कुल इनकी नेचर तकरीबन सेम ही होती है। जैसे कि एक सेंडिंग स्टेट होती है हमारे पास जो कि अपने डिप्लोमेट्स को या काउंसल्स को दूसरी स्टेट में भेज रही होती है। एक होती है रिसीविंग स्टेट जिसके अंदर जो है अपॉइंटमेंट होती है या मतलब जिसकी तरफ भेजा जा रहा होता है उन डिप्लोमेट्स को या काउंसलर्स को। तो ये दो स्टेट जो है यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, सेंडिंग स्टेट एंड रिसीविंग स्टेट। ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो एक सेंडिंग स्टेट जो है वो अपना एक रिप्रेजेंटेटिव भेजती है रिसीविंग स्टेट के अंदर, जो कि उस रिसीविंग स्टेट के अंदर रह रहा होता है और अपने फंक्शंस परफॉर्म कर रहा होता है। अगर वो जो फंक्शंस परफॉर्म कर रहा होता है वो पॉलिटिकल नेचर के होंगे कि मतलब दो स्टेट्स, सेंडिंग और रिसीविंग स्टेट के दरमियान में वो पॉलिटिकल रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करने में, नेगोशिएशन वगैरह करने में अपना किरदार अदा करता है, तो ये फंक्शंस फॉलो करेंगे डिप्लोमेटिक एजेंट्स के। ये सारे फंक्शंस किसके हैं? डिप्लोमेटिक एजेंट्स के। लेकिन जो काउंसलर्स होते हैं अनलाइक डिप्लोमेटिक एजेंट्स, उनके फंक्शंस जो होते हैं उनकी नेचर कमर्शियल होती है कि वो पॉलिटिकल जो रिलेशन से ताल्लुकात नहीं रखते, नेगोशिएशंस वगैरह से ताल्लुकात नहीं रखते। उनका काम सिर्फ होता है कि कमर्शियल इंटरेस्ट को प्रमोट करना और प्रोटेक्ट करना। इनकी अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो वीना कन्वेंशन ऑन काउंसलर रिलेशंस 1963 के अंदर जो है हमें 4 किस्म की क्लासिफिकेशन दी गई हैं, जिनमें पहले काउंसल जनरल होता है, काउंसल्स होते हैं, वाइस काउंसल्स होते हैं और काउंसलर एजेंट्स होते हैं। ये इनकी मतलब प्रेसिडेंस और जो अथॉरिटी के तहत इनकी क्लासिफिकेशन वहाँ पर की गई है। अगर अपॉइंटमेंट की बात की जाए हमारे पास, तो इनकी अपॉइंटमेंट का तरीका तकरीबन सेम होता है जो कि डिप्लोमेटिक एजेंट्स का होता है। वो ये कि एक सेंडिंग स्टेट जो है एक प्रपोज करेगी बंदों के नाम के हम जो है इस बंदे को इस क्लासिफिकेशन के अंदर, इनमें से कौन सी क्लासिफिकेशन के अंदर जो है आपकी तरफ अपॉइंट करना चाहते हैं, ठीक है। तो उस अपॉइंटमेंट के बाद जो रिसीविंग स्टेट होगी वो देखेगी उन बंदों को, अगर उसे लगता है कि ये पर्सन जो है इनको कंसर्न देनी चाहिए वो अपनी कंसर्न दे देगी। अगर वो उसे ये लगता है कि ये बंदे जो है वो पर्सन नन ग्रांट हैं, पर्सन नॉट अप्रिशिएटेड या एक्सेप्टेबल हैं, तो ऐसी सूरत में वो कंसर्न देने से रिफ्यूज़ कर देगी। अगर तो कंसर्न मिल जाती है तो ऐसी सूरत में जो है सेंडिंग स्टेट को वापस जो है कम्युनिकेट किया जाएगा और वो जो है उनको जो काउंसलर्स होते हैं, जो भी इनका स्टाफ वगैरह होगा, उनको एग्जीक्यूटर कहते हैं। जैसे कि उसमें क्या होता था, लेटर ऑफ क्रेडेंस होता था डिप्लोमेटिक एजेंट्स में। यहाँ पर जो होता है एग्जीक्यूटर होता है जो कि उसको इशू किया जाएगा और जो है उसके बाद वो जो काउंसलर्स होते हैं किसी भी क्लासिफिकेशन के अंदर जाकर सेंडिंग जो रिसीविंग स्टेट है उसमें अपनी सेंडिंग स्टेट के जो फंक्शंस हैं, कमर्शियल जो फंक्शंस होंगे वो वहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं। अगर हम इनकी फंक्शंस की बात करें तो इनके फंक्शंस जो है वो डिफरेंट, जैसे कि मैंने बताया कि पॉलिटिकल रिलेशन वगैरह नहीं होते, इन्होंने कोई नेगोशिएशन वगैरह नहीं करनी होती, लेकिन ये रिप्रेजेंटेशन वहाँ पर कर रहे होते हैं। फर्स्टली इनके फंक्शन वहाँ पर ये होते हैं रिसीविंग स्टेट के अंदर कि वहाँ पर रहते हुए इन्होंने एक सोशल, कल्चरल और ये सारे जो डेवलपमेंट्स हैं इनको स्ट्रॉन्ग करना होता है, स्ट्रेंथन करना होता है दोनों स्टेट के दरमियान में। दूसरा इनका फंक्शन ये होता है कि इन्होंने रिसीविंग स्टेट के अंदर रहते हुए जो सेंडिंग स्टेट है उसके इंटरेस्ट और सेंडिंग स्टेट के जो इंडिविजुअल्स होंगे उनके इंटरेस्ट को वहाँ पर प्रोटेक्ट करना होता है, उनके राइट्स को वहाँ पर रिसीविंग स्टेट के अंदर प्रोटेक्ट करना होता है। अब इसमें अगर आपको एग्जांपल दूँ तो कुलभूषण यादव को जब पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने जब गिरफ्तार किया था तो उसको अरेस्ट और डिटेन कर लिया गया था। और इंडिया ने जो है वो मामला जब आईसीजे में उठाया तो इंडिया ने ये कंटेंशन की कि कुलभूषण यादव जो है वो हमारा नेशनल था। तो ऐसी सूरत में वीना कन्वेंशन ऑन काउंसलर रिलेशंस के तहत पाकिस्तान की स्टेट के ऊपर ये ऑब्लिगेशन थी कि जब उन्होंने हमारा एक नेशनल को अरेस्ट किया तो उन्होंने हमारी जो काउंसिल ऑफिस थी वहाँ पर रिपोर्ट करना था कि आपका जो नेशनल है वो हमने अरेस्ट किया, ताकि उसको काउंसलर एक्सेस दिया जा सकता, ताकि उसका जो ट्रायल हुआ है वो फेयर हो सकता, हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते उस जो कंसर्न कोर्ट के सामने। तो उनका इंडिया का कंटेंशन ये था। तो यहाँ पर मतलब ये एग्जांपल देने का मकसद ये था कि जो काउंसिल्स होते हैं, जैसे कि इंडिया का काउंसिल पाकिस्तान में एग्जिस्ट कर रहा है, तो पाकिस्तान का
कि स्टेट में अगर इंडिया कोई नेशनल वगैरह पकड़ा जाता है तो उनके इंटरेस्ट को, उनके राइट्स को कौन प्रोटेक्ट करेगा? इंडिया की जो काउंसलर ऑफिस यहाँ पर एग्जिस्ट करी है वो ये काम करेंगे। तो इनका फंक्शंस जो है जो सेंडिंग स्टेट है उसके और सेंडिंग स्टेट के नेशनल के राइट्स को प्रोटेक्ट करना होता है। फिर उसके बाद इनका ये फंक्शन होता है कि इन्होंने जो है रजिस्ट्रेशन वगैरह डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो होती है, जैसे कि बर्थ रजिस्ट्रेशन होगी, निकाह रजिस्ट्रेशन होगी, या फिर जो जुडिशियल और जो दूसरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं दो स्टेट्स के दरमियान में, उनको एक्सचेंज वगैरह करना सेंडिंग और रिसीविंग स्टेट के दरमियान में। और इसके अलावा जो है नोटरी एज आ समझ लें कि इनको एज आ रजिस्ट्रार जो है ये अपने फंक्शंस भी परफॉर्म करते हैं। वो इस तरीके से कि अगर जो है मैं पाकिस्तान में रह रहा हूँ और जो है मेरी मतलब कोई वाइफ वगैरह है वो यूके में रह रही है, तो अब मैं उसको यहाँ से वहाँ डाइवोर्स देना चाहता हूँ। अब ये राइट तो है, मैं अपना एक्सरसाइज तो कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं इसकी डॉक्यूमेंटेशन करने में आऊँगा तो मुझे क्या करना होगा कि यूके की जो यहाँ पर कौंसल ऑफिस होगी मुझे वहाँ पर जाना पड़ेगा। वहाँ पर जाने के बाद मुझे एक डाइवोर्स डीड जो है वो उनके सामने साइन करनी होगी, और वो एज आ नोटरी जो है उस डाइवोर्स डीड को अटेस्ट करेंगे और अपने थ्रू जो है वो पाकिस्तान में और वो यूके में जो है वहाँ पर उसको करस्पॉन्ड करेंगे उन डॉक्यूमेंट्स वगैरह को। तो मतलब दो स्टेट्स के दरमियान में जो नोटरी का काम करना, रजिस्टर का काम करना और जो अटॉर्नीज़ वगैरह होती हैं उनको अटेस्ट वगैरह करना भी इनका काम होता है। और इसके अलावा जो है दो स्टेट के दरमियान में जो फ्रेंडली रिलेशंस वगैरह हो गए उनको प्रमोट करना, अपनी जो सेंडिंग स्टेट को ये रिपोर्ट भी करते हैं कि जो साइंटिफिक डेवलपमेंट्स होती हैं, इकोनॉमिक या कल्चरल जो डेवलपमेंट्स होती हैं रिसीविंग स्टेट के अंदर, उनकी रिपोर्ट्स वगैरह भी अपनी सेंडिंग स्टेट को ये भेजते हैं। तो ये कुछ फंक्शंस होते हैं जिनकी वजह से डिप्लोमेटिक एजेंट्स से जो है कौंसलर्स को डिफरेंट रखा गया है, ताकि ये दोनों अपने अपने मामला जो है वो अलग अलग अपने फंक्शंस जो है वो परफॉर्म कर सके। अगर हम प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज़ की बात करें तो दोनों की प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज़ जो हैं वो तकरीबन सेम ही हैं। वो कि ये कि जो फर्स्टली इनकी जो पर्सन होगा, इनकी प्रॉपर्टी होगी, इनकी जो फैमिली होगी, इनका जो स्टाफ होगा, जो स्टाफ वो जो कि उस रिसीविंग स्टेट का परमानेंट मतलब नेशनल या मेंबर रेजिडेंस वगैरह उनकी वहाँ पर नहीं है, तो ऐसी सूरत में इन सबको क्या होंगी, इम्यूनिटीज़ वगैरह होंगी, हासिल होंगी लोकल एंड जो जुरिस्डिक्शन से, क्रिमिनल एंड सिविल जुरिस्डिक्शन से, जो कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया। और इसके अलावा जो है इन्हें इम्यूनिटीज़ हासिल होंगी टैक्सेस वगैरह की, और कस्टम ड्यूटीज़ की इम्यूनिटीज़ इनको हासिल होंगी, वो नहीं पे करने पड़ेंगे। मज़ीद इन्हें फ्रीडम ऑफ कम्युनिकेशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट वगैरह दी जाती है ताकि ये अपने फंक्शंस को अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सकें। और इसकी इनके जो कॉरस्पॉन्डेंसीज वगैरह होते हैं, जो इनके मतलब जो ख़त वगैरह होते हैं, लेटर्स वगैरह आप कह सकते हैं, उनको भी इम्यूनिटीज़ हासिल होंगी कि उनको कंडेम नहीं किया जाता, उनको चेक वगैरह नहीं किया जाता। वो ये फ्रीली जो है अपनी स्टेट के सेंडिंग स्टेट के दरमियान जो है वो रिसीविंग स्टेट के दरमियान में कम्युनिकेट कर सकते हैं और अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये सारी तकरीबन वो सेम इम्यूनिटीज़ होती हैं जो कि डिप्लोमेटिक एजेंट्स की होती हैं। अगर हम टर्मिनेशन की बात करें तो टर्मिनेशन का मैकेनिज़्म भी इनका तकरीबन सेम ही होता है। पहली बात तो ये कि जो एग्जीक्यूटर होता है, जिस डॉक्यूमेंट के तहत ये अपने फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, उसको विड्रॉ कर लिया जाए, सेंडिंग स्टेट उसको विड्रॉ कर ले, ऐसे भी इनके फंक्शंस टर्मिनेट हो जाएंगे। सेकेंडली, अगर जो है इनको डिसमिस कर दिया जाए, डिसमिस कौन करेगा? जो रिसीविंग स्टेट है वो इनको डिसमिस कर दे कि ये पर्सन नन ग्रांट है, ऐसी सूरत में इनके फंक्शंस टर्मिनेट होंगे। या किसी और वजह से जो है रिसीविंग स्टेट इनको वापस बुला ले, तो ऐसी सूरत में इनके जो है फंक्शंस टर्मिनेट हो जाएंगे। मज़ीद इनके फंक्शन जो है तब टर्मिनेट हो सकते हैं जब दो स्टेट्स के दरमियान में, सेंडिंग एंड रिसीविंग स्टेट के दरमियान में जो वार वगैरह हो जाए या डिप्लोमेटिक रिलेशंस वो अपने ख़त्म कर दें, बिल्कुल बायकॉट कर दें एक दूसरे से। इन सूरत हाल में भी इनके आपस में जो फंक्शंस होते हैं काउंसलर एजेंट्स के वो ख़त्म हो सकते हैं। तो इनका तकरीबन कॉन्सेप्ट तकरीबन सेम होता है, लेकिन इनके सिर्फ फंक्शन जो है वो वेरी करते हैं और इनको रेगुलेट भी अलग अलग कन्वेंशन में किया जाता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने काउंसलर्स और डिप्लोमेट्स के दरमियान में फ़र्क को देखा, उनकी क्लासिफिकेशन को देखी, उनकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है, फंक्शंस क्या क्या होते हैं, प्रिविलेज और इम्यूनिटीज़ इनकी क्या आती हैं, वो तकरीबन सेम होती हैं डिप्लोमेटिक एजेंट्स वाली, जो कि हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने बहुत डिटेल में इनको डिस्कस किया है। और उसके अलावा जो है इनकी टर्मिनेशन कैसे होती है, इस चीज़ को हमने आज की वीडियो में डिस्कस किया। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।